नमस्कार साथियों, एक बार फिर से करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन हर रोज करवाए जाते हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए जाते हैं। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास वाले भी मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको, कि आपको एक बार रिवाइज हो जाए और आपको याद हो जाए। तो एक बार शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 10 जुलाई और हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 10 जुलाई को होता क्या है, हिस्टोरिकली क्या इंपॉर्टेंस है 10 जुलाई की। तो 10 जुलाई 1806 को क्या होता है, वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर का विद्रोह। वेल्लोर कहाँ है, आज के तमिलनाडु में। ठीक है, ये 2019 के जो इलेक्शंस थे उसमें भी न्यूज़ में चला था। ठीक है, हमारे कितनी सीटों पे इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन इंडिया के 543 सीट पे होते हैं, लेकिन 2019 के जो इलेक्शन है एक जगह कैंसिल हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन इन्वॉल्व था, पैसे मिले थे, तो वेल्लोर की सीट पे चुनाव नहीं हुए थे। ओनली 542 सीट्स पे ही इलेक्शन हो पाए थे। ठीक है, तो ये वेल्लोर में होता क्या है, पहली ऐसी क्रांति है। ठीक है, 1857 से पहले ही होगी। ठीक है, 1857 तो बाद में आया था। तो एक सैनिकों ने विद्रोह किया था, म्यूटिनी होता है सैनिकों का विद्रोह। ठीक है, रिवोल्ट बाय एन आर्मी या फिर आर्मी की टुकड़ी। तो पहली बार कब होता है, बार बार क्वेश्चन आता है। 10 जुलाई 1806 को सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है वेल्लोर की क्रांति या वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, वेल्लोर म्यूटिनी कब हुई, तो 1806 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और डेट आ जाए तो 10 जुलाई। ठीक है जी, ओके। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैंड इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया को किसने बैन कर दिया। ठीक है, एक डीडी न्यूज़ को छोड़ के बाकी जितने भी चैनल हैं, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, आज तक, सबको बैन कर दिया है एक देश ने। आपके पास ऑप्शन है चाइना, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी। ठीक है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में क्या किया है इन्होंने, इन सब न्यूज़ चैनल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, कुछ ऐसी न्यूज़ चलाई जिनका कोई आधार ही नहीं था। जो फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, होता है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेचर, तो उसके अलावा फोर्थ पिलर मीडिया को माना गया है। लेकिन ये मीडिया के लिए बहुत ही खराब दौर चल रहा है, ये फोर्थ पिलर का काम अच्छी तरह नहीं कर रही है। तो इन्होंने तो क्या किया, नेपाल के पीएम के खिलाफ भी, खिलाफ कह लो या फिर उनके डेरोगेटरी न्यूज़ दिखाई। ठीक है, अभी एक बार दिखाता हूँ। इस तरह की न्यूज़ चलाई। ठीक है, इस तरह की न्यूज़ चलाई इन्होंने। और क्या किया, ओली का इश्क किया। ये चाइना के जो क्या बोलते हैं, चाइना के जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे, जो नेपाल में है, उनके साथ इनका इश्क चल रहा है, इस तरह की बातें की गई। तो ये बहुत ही खराब बात है इंडियन मीडिया की, और इंडियन मीडिया इस हद तक गिर सकता है, इसलिए इन्होंने सारी इंडियन मीडिया को बैन कर दिया। तो नेपाल ऐसा कंट्री है। ठीक है, बहुत ही डेरोगेटरी था। ठीक है, वैसे भी जायज़ नहीं है ये चीज़। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नोन एज ब्लैक डेथ। न्यूज़ में चली थी अभी। ठीक है, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। ऑप्शन है कोविड-19, ब्यूबोनिक प्लेग, हेपेटाइटिस सी और एड्स। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, 3 तरह का प्लेग होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन कौन सी तरह का होता है। और प्लेग किन से फैलता है, रोडेंट से। रोडेंट होता है जो कुतरते हैं, गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, उनके ऊपर जो पिस्सूज होते हैं ना, जो उनके पैरासाइट्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, हिंदी में पिस्सूज बोलते हैं, पिस्सू, और क्या बोलते हैं उसको, उनसे फैलता है ये मैमल्स में। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी मैमल्स। ठीक है, मैमल्स में। ठीक है, फिर ये मैमल्स में क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन भी होता है, और इसको बोलते हैं हम ब्लैक डेथ। मीडिएवल पीरियड में राउंड अबाउट 1896 में बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे इस बीमारी से। इंडिया में भी 12 मिलियन के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, ये है चाइना, और चाइना के ऊपर है मंगोलिया। और मंगोलिया यहाँ पे वो वाला मंगोलिया नहीं है, एक सेकेंड, ये है चाइना, ऊपर एक मंगोलिया देश है। लेकिन चाइना में भी यहाँ पे एक प्रांत है जिसका नाम है, ये ऑटोनोमस एरिया है, इसको बोलते हैं हम इनर मंगोलिया। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इनर मंगोलिया। तो चाइना के अंदर एक प्रांत है इनर मंगोलिया, वहाँ पे एक केस मिला था ब्यूबोनिक प्लेग का, और उन्होंने हाई अलर्ट घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो ब्यूबोनिक प्लेग कहाँ फैल रहा है। सारी बीमारियाँ कहाँ से रही हैं आजकल, चाइना से ही आ रही है। मैंने बताया था G4
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए G4 क्या है, एक बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है या क्या है आप, ठीक है। किस बैक्टीरिया से होता है, येरसेनिया पेप्टिस, येरसेनिया पेप्टिस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब वायरल नहीं है, बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जीवाणु, वायरल होता है विषाणु, तो ये जीवाणु से होती है पेप्टिस, ठीक है। अभी एक सेकेंड, कोविड-19 क्या है, SARS-CoV-2 भी बोलते हैं, SARS-CoV-2, ठीक है, म्यूटेट होके आया है, कैसा है, वायरल डिजीज है, ओके। ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, बैक्टीरियल है, ओके, अभी मैंने बताया। हेपेटाइटिस सी क्या है, HCV वायरस होता है, ठीक है। एड्स किससे होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। तो ठीक है, तो होता क्या है वो सारी चीज़ें आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेना। नॉर्दर्न चाइना में कहाँ पे है ये, एक इनर मंगोलिया प्रांत है, वहाँ पे ये बीमारी फैली है, पहला केस वहाँ मिला है इनको, ठीक है। मीडिएवल पीरियड में बहुत ज़्यादा लोग इससे मर गए थे, इसलिए इसको ब्लैक डेथ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बैंड ऑनलाइन क्लासेस बाय स्कूल्स, बट अब क्या हुआ, उसी स्टेट के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है ऑर्डर को, ठीक है। एक भारतीय स्टेट ने, एक भारतीय राज्य ने क्या किया था, ऑनलाइन क्लासेस पे रोक लगा दी थी, ऑनलाइन क्लासेस पे रोक लगाती थी और बोल दिया था कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो स्क्रीन के आगे कितना पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। बट क्या किया, अभी वहीं के हाई कोर्ट ने क्या किया है, इस जो भी ये ऑर्डर था इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है, ओके, ठीक है। ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है कर्नाटका। चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले तो इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी 5th क्लास तक, फिर आगे और भी ज़्यादा बैन कर दी थी ऊपर 10th क्लास तक, ठीक है। तो ये किया, तो बोला क्या है हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला है कि ये 21 आर्टिकल, अनुच्छेद 21 और 21A का उल्लंघन होगा, ठीक है। ये हो गए फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है कौन से भाग में है, तो ये है पार्ट 3 में, पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, इतना तो आपको याद ही होगा। तो आर्टिकल 21 और 21A का क्या होगा, ये मतलब इनको ये इनको रेस्ट्रिक्ट करेगा, इसलिए क्या होगा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने। अब आ गया अपना आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21A होता है राइट टू एजुकेशन। मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, मैंने जब सारे भाग बताए थे आर्टिकल्स उनके अंदर क्या आते हैं, उस टाइम बताया था। जो ये राइट टू एजुकेशन है, ये 21A कब इंसर्ट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 86वें संविधान संशोधन में 21A ऐड किया था। और कहाँ से किया था, अभी एक सेकेंड आप एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 21A ऐड कर दिया, 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन होना भी चाहिए। आर्टिकल 45 में पहले यही बात लिखी हुई थी, अब क्या कर दिया, लेस देन 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको प्री चाइल्ड केयर, मतलब 6 साल से छोटे बच्चे क्या करेंगे, स्कूल तो नहीं जाएंगे, प्री स्कूल केयर दी जाएगी, मतलब आंगनवाड़ी सिस्टम टाइप, ओके। और एक 51 कै जो बाद में जोड़ा था 51 कै या 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, क्या जोड़ा था भाग 4 कै में, और आर्टिकल 51 कै जोड़ा था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो इस 86वें संविधान संशोधन के साथ ही हमने एक ड्यूटी और जोड़ दी जिसका नाम है 51A के, ठीक है। 11th ड्यूटी हमने जोड़ी के, तो वो कौन सी थी कि भाई पेरेंट्स और अभिभावकों का, पेरेंट्स और गार्डियंस का ये ड्यूटी बनती है कि उनके 6 से 14 साल के बच्चों को वो स्कूल भेजे, ठीक है। हो गया इतना रिवाइज, तो कर्नाटका वो स्टेट था। नेक्स्ट चलते हैं, रिसेंटली सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, ठीक है, नाम तो है जगदीप जाफरी, ठीक है, लेकिन सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इन्हीं का है नाम पूरा, तो याद रखना आगे आने वाले एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनकी डेथ हो गई है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, ओके। ऑप्शन ए है पॉलिटिशियन थे, बी है सिनेमा से,
सी है स्पोर्ट्स पर्सन थे और डी है क्लासिकल डांसर थे। ठीक है, अब मैंने नाम जगदीप ले ही दिया है तो आप भूलोगे नहीं, ये सिनेमा के एक्टर थे, रोल्स करते थे शोले मूवीज में, जिन्होंने क्या किया था, वो सुरमा भोपाली वाला रोल किया था। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये हैं जगदीप जाफरी जी। ठीक है, शोले फिल्म का सीन है, एक सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म? एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हुआ है लॉन्च, फेसबुक ने किया है। तो इंस्टाग्राम ऐप पे क्या कर दिया है, आपको पता है चाइना ने 59, चाइना की 59 ऐप्स पे हमने बैन लगा दिया है, जिसमें एक थी टिकटॉक। ठीक है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो गैप क्रिएट हो गया है, तो फेसबुक ने अपने इंस्टाग्राम ऐप पे क्या किया है, एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने की सोची है। तो उसका नाम क्या है, इंस्टा शॉर्ट, FB शॉर्ट, रील्स या इंस्टा स्टोरी। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, रील्स से रिलेटेड है। ओके, फेसबुक क्या है, पेरेंट कंपनी है, किसकी, पेरेंट कंपनी है फेसबुक व्हाट्सएप की, पेरेंट कंपनी है फेसबुक इंस्टाग्राम की। और फेसबुक ने आजकल क्या किया है, CBSE के साथ जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ को जो हर्ट करती हैं कुछ चीज़ें, CBSE के साथ फेसबुक ने क्या किया है, एक टाई अप किया है और उस प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए एक MOU किया है, समझौता किया है। ठीक है, फेसबुक और किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि टिकटॉक चली गई है तो एक गैप मिल गया है और उस गैप को फिल करने के लिए फेसबुक ने चलाया है रील्स। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज काउंटर पार्ट एजेंसी हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ किसने समझौता किया, कहाँ की कोस्ट गार्ड के मतलब काउंटर पार्ट वहाँ की एजेंसी ने? तो आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या USA। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो कोस्ट गार्ड करती है और अपनी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन दोनों ने MOU पे एक साइन किए हैं, रिसेंटली एक समझौता हुआ है। और वो समझौता किसके बीच में हुआ है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल है और हमारे जो DG हैं, किस चीज़ के DG हैं, जो हमारे DG हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। उनका नाम क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन। याद रखना इसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के नटराजन, जो हमारे वाले हैं उनका नाम है के नटराजन, और वहाँ के कौन है, वाइस एडमिरल आन कुर्निया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, के नटराजन याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने एक संधि की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने, और इंडियन कोस्ट गार्ड के DG के नटराजन हैं, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च तुरंत सुविधा केंद्र? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तुरंत सुविधा केंद्र, एक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि इजी हो जाएगा स्टेक होल्डर्स को। ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। ठीक है, थोड़े दिन पहले भी ये न्यूज़ में चला था, क्या चला था, CBIC के जो हेड का नाम एक एग्जाम में आया था CBIC, और CBIC के हेड कौन है, M अजीत कुमार। M अजीत कुमार कौन है, CBIC के हेड है। ठीक है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, हेड है मतलब ये चेयरमैन है M अजीत कुमार। चेयरमैन को कौन चुनता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, और CBIC के जो ये हेड बने हैं, इन्होंने क्या किया, अभी अभी साउथ में बेंगलोर और तमिलनाडु के लिए ये शुरू किया है एक बार तुरंत सुविधा केंद्र, कि आपको वन स्टॉप इंटरफेस मिल जाए, एक ही जगह आप क्या कर सकें, मतलब कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट करना ही ना पड़े, ऑनलाइन आप घर बैठे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फेसलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, पेपरलेस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हैं जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
तो ई सुविधा केंद्र याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC से, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट्स बटरफ्लाई गोल्डन बर्ड विंग, ये एक बटरफ्लाई है जिसका साइज मतलब वो दिया गया है कि इंडिया के सबसे बड़ी है, ठीक है। बहुत दिन बाद इतनी बड़ी बटरफ्लाई मिली है, कम से कम भी 194, कहीं 196 लिख रखा है, कहीं 194 mm के आसपास, मतलब कि 19.4 सेंटीमीटर, हाफ फीट से भी, हाफ फीट मतलब 15 सेंटीमीटर का आधा फीट होता है, तो हाफ फीट से 1 फीट तक की इसकी क्या है, बर्ड विंग, मतलब कि ये दोनों बर्ड्स यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखेंगे तो सबसे बड़ी यही बटरफ्लाई मिली है। तो कहाँ से बिलोंग करती है ये, उत्तराखंड से। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बटरफ्लाई का नाम क्या है, गोल्डन बर्ड विंग। इससे पहले कौन सी थी, साउदर्न बर्ड विंग, जो सबसे बड़ी मानी जाती थी, 106 mm के आसपास थी वो। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या अरुणाचल, कहाँ से बिलोंग करती है ये, आपका सही ऑप्शन है उत्तराखंड। इसको हिमालयन बटरफ्लाई भी बोलते हैं, उत्तराखंड में ये है। और 1932 में एक बटरफ्लाई मिली थी जिसको सबसे बड़ी थी साउदर्न बर्ड विंग जिसको बोलते थे, ठीक है। इसने डीथ्रोन कर दिया, मतलब के उस स्पीसीज को इन्हें अब वो ताज इससे छीन लिया है। तो सबसे बड़ी अब कौन है, साउदर्न बर्ड विंग नहीं है, कौन सी है आपकी, गोल्डन बर्ड विंग है। और गोल्डन बर्ड विंग कहाँ है, हिमालयन बटरफ्लाई है एक, और कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तराखंड से, ओके। तो 1932 के बाद अभी ये मिली है जो सबसे बड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो भी करंट में घटना हो रही होगी। बिल्कुल जो भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने को बोलता हूँ उनके आंसर्स भी आप जरूर दिया कीजिए, और पढ़ाई से जुड़े रहिए। डेली के 15-20 मिनट जरूर पढ़ा कीजिए। अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो मतलब आपको रिवीजन आपके फ़ोन में आप रिवाइज कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। 5 मिनट अगर किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो 5 मिनट के लिए एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। या आप कहीं भी हो, आजकल तो आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी है, फ़ोन आपके पास होता है, तो किसी भी दिन गैप मत देना पढ़ाई में। अगर एक दिन गैप दे दिया तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छी तरह पढ़ेंगे। थैंक यू।